हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10वीं के साइंस ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि 2022 के एग्ज़ाम में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर साइंस ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम आज प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि फोकस दूरी एक ऋणात्मक भी होती है और एक धनात्मक भी होती है। तो यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। तो सही आंसर है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब बात करेंगे दूसरी प्रश्न के बारे में। तो दूसरी प्रश्न है आपका, दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो सही आंसर है एफ बराबर r/2, यानी एफ बराबर r/2 क्या होता है? सही आंसर होता है। अब हम बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये सही आंसर है। इसमें स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको सोल्व करना यानी उत्तर देना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग देखकर घबरा जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, एक एक प्रश्नों को अच्छे ढंग से देखना है और सीखना है, पढ़ना है। तो हम बात करेंगे चौथी प्रश्न के बारे में। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? यानी श्वेत प्रकाश का वो कौन सा रंग है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो इसका सही आंसर है लाल, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो अब हम बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। छठी प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो दर्पण आपको दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, और तीसरा होता है समतल। तो आप इसमें जानना चाहेंगे से किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा बनता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ सही आंसर है अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस निकट दृष्टि को दूर करने या निकट दृष्टि को सुधार करने या निकट दृष्टि को ठीक करने में किया जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो यहाँ सही आंसर है गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर आपका विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को क्या करती है? दर्शाती है। अब बात करेंगे 10वीं प्रश्न के बारे में। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर है मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को प्रतिपादन किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर।
अब हम बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं कि विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? यानी निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो यहाँ सही आंसर है आपको ए, यानी निम्नलिखित में श्रेणी क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, क्या होती है? तो सही आंसर है आपका काल्पनिक, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? तो काल्पनिक होती है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी 3.6 गुने 10 का घात 6 जूल। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो यहाँ सही आंसर होगा अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है उपरोक्त में से सभी, यानी इसका सही आंसर होगा डी, यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, लाल, नीला, हरा, यानी उपरोक्त सभी। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आइरिस का रंगीन भाग होता है, यानी आइरिस का रंगीन भाग होता है। अब प्रश्न की बात करेंगे अगली। 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है, यानी 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। विशाल शीशा होता है, विशाल शीशा क्या होता है? तो विशाल शीशा क्या होता है? तो विशाल शीशा होता है अवतल लेंस का। विशाल शीशा किसका होता है? अवतल लेंस का। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस टाइम गतिशील कण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? तो यहाँ आपको सही आंसर है जूल प्रति सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड मात्रक W के बराबर यानी वाट के बराबर होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। विद्युत धारा का मात्रक है, यानी विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसे हम विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है या विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर होता है। अब बात करेंगे 25वें नंबर प्रश्न के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है यहाँ CO2, मतलब CO2 का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है।
अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन कौन अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल को आप डालिएगा तो उसकी अभिक्रिया क्या होती है? तो उसकी अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपको यहाँ कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या है? कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी CaOH का होल 2 चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो उसका pH मान क्या होना चाहिए? कोई विलयन यदि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसको pH मान क्या होना चाहिए? तो उसका pH मान आपको D नंबर यानी A और B दोनों होना चाहिए, क्योंकि जब विलयन लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है तो उसका विलयन का pH मान A और B दोनों यानी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपका सही आंसर है 3। कितने हैं? 3, क्योंकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र यहाँ है C6H12O6, यानी C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। उच्चवसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्चवसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो सही आंसर है साबुन, क्योंकि साबुन सोडियम लवण के कहलाते हैं, यानी उच्चवसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो सोडियम कहलाते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। 34 बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यहाँ सही आंसर है एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक होते हैं। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। 35वीं प्रश्न। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, यानी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो यहाँ सही आंसर है घटती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। तो इसको सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन का सही आंसर है, क्योंकि सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सी या Cl है या N है या P है? तो इसमें क्या सही आंसर है आपको? सी यानी सोडियम। तो सोडियम आपको विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? किस बांध का निर्माण? टिहरी बांध का। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध का निर्माण आपको ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड, ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड में किया गया था। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? किस में डुबो कर रखते हैं? तो केरोसिन में। तो आपका सही आंसर है सोडियम, क्योंकि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं उपरोक्त सभी: सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ। यानी अपमार्जक से ये तीनों बनाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यानी सौर सेल जो होता है, सौर सेल बनाया जाता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो इस चारों में सही ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, क्योंकि सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अब अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है CNG, क्योंकि CNG जो है खाना बनाने वाले ईंधन में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। अब इसके अगले प्रश्न देखेंगे। 2Cu प्लस O2 बॉन्ड 2CuO है, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन बी नंबर क्या है? संतुलित नहीं है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन जो विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान आपको क्या होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7। तो सही आंसर है 7 यानी 7। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो आपका दुर्बल अम्ल है CH3COOH, यानी CH3COOH आपका दुर्बल अम्ल है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी सही आंसर होगा एल्युमिनियम। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग एलिमेंट का नाम, तत्वों का नाम याद करते हैं तो वहाँ सब परमाणु संख्या बारी बारी से दिया हुआ रहता है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? तो पोटेशियम के परमाणु संख्या आपको होना चाहिए 19। क्या होना चाहिए? 19। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? यानी फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2
H5OH, यानी आपका सही आंसर है एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा C2H5OH, यानी C2H5OH एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न का, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो एल्काइन आपको यहाँ है C2H2। एल्काइन क्या है? C2H2 आपका एल्काइन है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा C12H22 और O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22 और O11 आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होगा। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? तो आपका सही आंसर है डी, यानी एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी अंकुरित बीज। आपका अंकुरित बीज जो है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है उत्सर्जन, क्योंकि मानव का जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन का एक हिस्सा होता है। तो अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी पौधे में जो जाइलम होता है निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधे में जाइलम पानी के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? पानी के लिए। तो सही आंसर क्या है? पानी। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम लोग श्वसन निकालते हैं, यानी बाहर करते हैं, जो हवा छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो उस टाइम में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में, फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जा सकता है? यानी फलों को पकने के लिए निम्न में से किससे आप नियंत्रित कर सकते हैं? फलों को पकने के लिए किससे आप नियंत्रित कर सकते हैं? तो एथिलीन जो है वो फलों के पकने को निम्न में से नियंत्रित करता है। तो अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का कौन सी हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है? तो इसका सही आंसर है ए, डेंड्राइट। यानी डेंड्राइट जो न्यूरॉन का हिस्सा है वहां आपको जानकारी हासिल किया जाता है। अब अगली प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका सही आंसर है एड्रीनलिन, यानी एड्रीनलिन जो है आपातकाल का हार्मोन है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है चबाना, क्योंकि चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? यानी मानव में जो गर्भ की अवधि होती है वो कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि होती है 270 दिन। तो इसका सही आंसर है 270। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? यानी जो गंगा एक्शन प्लान था उसे कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपको बी, यानी 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, मुकुलन द्वारा
अलैंगिक जनन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इसका सही आंसर है आपको ईस्ट, क्योंकि मुकुलन द्वारा ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, सांस लेने से संबंधित रखता है? तो आपका टीबी एक ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का सही पाचन नहीं कर पाते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। ब्रेन हेमरेज, यानी जो ब्रेन हेमरेज हो जाता है उसका कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, यानी अधिक टेंशन हो जाने के कारण आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो सही आंसर है हाइपरटेंशन। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप है उसका उदाहरण क्या होता है? तो इसमें का सही आंसर है कस्कुटा, क्योंकि कस्कुटा परजीवी पादप का एक उदाहरण होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा संपन्न होता है? तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, वो संभव होता है अलिंदों के द्वारा। किसके द्वारा संभव होता है? अलिंदों को द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो इसका सही आंसर आपको है मुकुलन, क्योंकि मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। जनन संचारित रोग क्या है? जनन संचारित रोग क्या है? तो जनन संचारित रोग आपको है इनमें से सभी, क्योंकि तीनों ऐसा रोग है जो जनन संचारित में होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होते हैं बाह्य दलपुंज। क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज, यानी बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। तो सही आंसर है बाह्य दलपुंज। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी ब्लड ए में आपका बी एंटीबॉडी होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? यानी रक्त में ग्लूकोज का मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। तो अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या कौन है? तो पादप वृद्धि हार्मोन आपको है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो आपको हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से, यानी अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्त्रावित होता है। अंतःस्रावित ग्रंथि के द्वारा हार्मोन क्या होता है? स्त्रावित होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ा
लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है आपको 3, क्योंकि मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। एंड्रोजोम क्या है? तो एंड्रोजोम एक मेल हार्मोन होता है। कौन हार्मोन होता है? मेल हार्मोन। एंड्रोजोम मेल हार्मोन होता है। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर के अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल, डार्विन, लामार्क या खुराना? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था। तो इसके साथ आपका 80 साइंस का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और आपको उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क दिला सकता है, इसलिए शेयर करना